नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। करीब हफ्ता भर पहले भूपेश बघेल बालोद के गुरूर ब्लॉक के जेवरतला गांव में गए थे। तब उन्होंने कहा था कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। उनकी उस अपमानजनक बातों का जवाब उनसे मिल गया है जो एक लोटा जल चढ़ाने का लोगों से आह्वान करते हैं। लाखों लोग उन पर आस्था प्रकट करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने भूपेश बघेल को करारा जवाब दिया है। जैसा कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि एक लोटा जल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, सद्बुद्धि मिलती है। लगता है भूपेश बघेल ने या तो शिव पुराण पढ़ी नहीं, और यदि पढ़ी भी है तो जानबूझकर वो ऐसा कह रहे हैं जैसे उनके पिता हिंदू आस्था का अपमान किया करते थे, बार बार किया करते थे, बरसों से करते आ रहे थे। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने, बरसों तक अपने पिता के ऐसे ही व्यवहार का मौन समर्थन करते रहे। जब चुनाव नजदीक आया तब उन पर कुछ कानूनी कार्रवाई की गई, और अब भूपेश बघेल जिस तरह से हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं, उस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने बेहद नपे तुले शब्दों में बड़े ही सरल भाव से भूपेश बघेल को यह समझा दिया कि एक लोटा जल तुम चढ़ा कर तो देखो। पंडित जी की इन पवित्र भावनाओं को समझने से पहले चंद सेकंड में हम भूपेश बघेल के उस पुराने व्यक्तित्व को भी सुनेंगे और साथ में पंडित जी के पलटवार का भी अध्ययन करेंगे। अब लड़का मन पढ़वे नहीं करी और पानी की तो पास हो जाए, खेत में मेहनत नहीं करो और जल न डाला करो, खेत में न बीजा डालो न रोपा लगाओ, न थारा दो न रोपा भी ऐसे करो, नहीं कोड़े नहीं करो, खाद में डालो, जल भर डाला रहा हो जाए। बगैर जो लोग कह रहे हैं पहले वो जल चढ़ा कर देखे, मालूम पड़ेगा कि अंधविश्वास है कि विश्वास है। जिनको सनातन धर्म नहीं छुआ था वो अलग विषय है, पर सनातन धर्म के अंतर्गत शिव पूजन, शिव आराधना सब होता है। और ऐसा नहीं कि हम किसी का विरोध करते हो या कोई पार्टी विशेष का विरोध करते हो, ये तो सनातन धर्म के लिए जागरूकता है। भूपेश बघेल की हिंदू आस्था विरोधी इस बयानबाजी का विश्लेषण हमने बीते 19 सितंबर को अपने वीडियो के माध्यम से किया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते थे वो क्या कह रहे हैं और इसका प्रतिकार क्या होगा। जिस वक्त वो वक्तव्य दे रहे थे उस दौरान उन्होंने कुछ और बातें भी कही थी। तब भूपेश बघेल ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि एक लोटा जल चढ़ाने को हम आस्था नहीं कह सकते, यह आस्था नहीं बल्कि बीजेपी का फैलाया हुआ अंधविश्वास है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भूपेश बघेल जिस बालोद इलाके में वक्तव्य दे रहे थे, वहाँ कांग्रेस ने अच्छी खासी जीत हासिल की विधानसभा चुनाव के दौरान। ये वो इलाका है जहाँ उनके दिवंगत पिता नंद कुमार बघेल अक्सर सरजू टेकाम से मिलने जाया करते थे। सरजू टेकाम इस वक्त जेल में है, जो कि स्थानीय जनता में खासकर भोले भाले जनजाति लोगों को यह भड़काने की कोशिश करते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं होता है। सरजू टेकाम की हरकतों को हमने लगातार उजागर किया और समझाने की कोशिश की कि किस तरह से अर्बन नक्सल काम कर रहा है, किस तरह से वामपंथ की विचारधारा हिंदू जनभावना पर लगातार कुठाराघात कर रही है। भूपेश बघेल बदली हुई कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। मौजूदा हालात में कांग्रेस जिस तरह से वामपंथ की ओर आगे बढ़ रही है, जिस तरह से उनके हिंदू विरोधी वक्तव्य आए हैं, उससे तो एक बात स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत भर में वैसे ही चलने वाली है जैसे कि राहुल गांधी अनेक मंचों से हिंदू जनभावना के विरुद्ध वक्तव्य देते रहे हैं, बयानबाजी करते रहे हैं। कुल मिलाकर यदि आप कांग्रेस की मौजूदा राजनीति की तुलना पुरानी कांग्रेस से करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस ने वामपंथ की राह पकड़ ली है। मौजूदा हालात में कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने राहुल गांधी जाति जाति का जो नारा देते हैं, भरे मन से लोगों से उनकी जात पूछ लेते हैं, पत्रकारों तक को अपमानित करते हुए उनकी जात पूछते हैं। जिस तरह से अलग अलग वेशभूषा वाले अपने रील वीडियो बना रहे हैं, कभी वो मैकेनिक बन जाते हैं तो कभी वो बोझा ढोने वाले कूली बन जाते हैं। दरअसल बदली हुई कांग्रेस वामपंथियों का स्थान लेना चाहती है। यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम ही दलित, शोषित और उपेक्षित लोगों के साथ खड़े हैं। इसके लिए पहली शर्त है हिंदू जनभावना का अपमान करना, कथित रूप से खुद को सेकुलर बताना। इसी रास्ते पर भूपेश बघेल चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की इसी नीति को स्थानीय जनता ने भी खूब समझ लिया। जब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए राम वन गमन पथ के अलावा रामायण प्रतियोगिता और गाय और गोबर की राजनीति करते हुए भूपेश बघेल जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, खुद की फेस वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके जनता ने उन्हें और उनकी पार्टी को नकार दिया। लेकिन लगता नहीं है कि भूपेश बघेल को इससे कोई सबक मिला है।
छत्तीसगढ़ को अपेक्षाकृत एक शांत प्रदेश माना जाता है। खासकर सांप्रदायिक मामलों में छत्तीसगढ़ की जनता, जहां बहुसंख्यक हिंदू है, बावजूद इसके कभी भी उस तरह का प्रतिकार देखने को नहीं मिलता जैसे कि अन्य प्रदेशों से खबरें आती है। पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार धर्म का प्रचार कर रहे हैं, शिव पुराण की अच्छी बातों को बता रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के महत्व को बता रहे हैं, लोगों को धर्म और आस्था से जोड़कर मानवता के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, उनके एक एक कार्यक्रम में लाखों लोग स्वस्फूर्त जुड़ते हैं, लोग उन्हें टीवी पर देखते हैं, देश भर में देखते हैं। भूपेश बघेल यदि चाहते तो कोई और उदाहरण भी दे सकते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने का मजाक उड़ाया, हिंदू आस्था का अपमान करने की कोशिश की। एक तरह से स्थानीय ग्रामवासियों को वो भड़काने की कोशिश कर रहे थे, गलत तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। बदले हुए हालात में पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता भी हमारे नेताओं के ऐसे रंग बदलते स्वभाव को अच्छी तरह समझने लगी है। कम से कम खुद को जिम्मेदार कहलाने वाले एक नेता से तो ऐसी उम्मीद तो करनी ही चाहिए कि वो भावनाओं का सम्मान करेंगे। जब मैं बात छत्तीसगढ़ की कर रहा हूं तो यहाँ गौर करना होगा कि बदले हुए हालात में जो नई सरकार बनी है उसके सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान अपना एजेंडा प्रस्तुत किया गया था और ये समझाने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से मौजूदा सरकार धर्म के मार्ग पर चलेगी, चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। उसे पूरा करने से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर सस्ता अभियान चला रहे हैं। ये ताजा तस्वीर है छत्तीसगढ़ के बगीचा की, जहां संगठन महापौर मनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संगठन के इस मंच पर जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि 50 लाख सदस्यों का हमने लक्ष्य रखा है। फिलहाल 19 लाख नए सदस्य बना दिए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाली 15 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी देश भर में करीब 10 करोड़ लोगों को अपना सदस्य बनाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के युवाओं को खासकर बहुत ज्यादा अपेक्षा इस बात से है कि जैसे कि चुनावी घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान लिखा गया था कि 1 लाख सरकारी भर्तियां चरणबद्ध तरीके से होगी। चरणबद्ध तरीके का स्पष्ट मतलब है कि 5 सालों के भीतर ये नियुक्तियां होगी। लेकिन खासकर शिक्षा कर्मियों की भर्ती के मामले में जिस तरह से विधानसभा के भीतर पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा कर दी थी, फिलहाल उन 33,000 रिक्तियों की बात जिन्हें बृजमोहन अग्रवाल ने कही थी वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरकार की ओर से इसे लेकर कोई इंकार भी नहीं किया गया है। बावजूद इसके सरकार और सिस्टम में बैठे लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं युवाओं में नाराजगी है। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से निगम मंडल और आयोगों में एक पहली नियुक्ति की है, वो है युवा आयोग की नियुक्ति। इसमें विजय सिंह तोमर जो सरगुजा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, ग्रास रूट से जुड़े हैं, इन्हें युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। खासकर सरगुजा इलाके में विजय सिंह तोमर को संगठन में काम करने वाला एक ऊर्जावान चेहरा माना जाता है। सोशल मीडिया में उनकी अनेक तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ग्रास रूट यानी जमीन से जुड़े हुए विजय सिंह तोमर की इस पहली नियुक्ति के साथ संगठन की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, काम करने वालों को मौका मिलेगा। गणेश परिक्रमा करने वाले या चरण वंदना करने वाले लोगों के अब दिन लद गए हैं, उन्हें वैसी तवज्जो नहीं मिलेगी जिनकी वो अपेक्षा लगाए बैठे हैं। कुछ फर्जी सूचियां भी जारी की जा रही है या करवाई जा रही है, इसकी भी अंदर खाने जांच हो रही है। कुछ इनपुट मिले हैं, जानकारियां सामने आई है कि आखिर ऐसे कौन से वो तत्व हैं जो अपने मतलब के लिए ऐसी सूचियां जारी करवा रहे हैं। फिलहाल पितृपक्ष का समय है। इस समय ऐसा माना जाता है कि कोई भी नया काम नहीं किया जाता, नई नियुक्तियां नहीं होती। लेकिन बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। हाल में ही 5 विधायकों को 5 प्राधिकरणों का उपाध्यक्ष बनाया गया और अब युवा आयोग का अध्यक्ष विजय सिंह तोमर को बनाकर संदेश साफ तौर पर दिया गया है कि काम करने वालों की अब इज्जत होगी, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। बीते कुछ सालों में आपने गौर किया होगा, हिंदू जनता प्रतिकार करना सीख चुकी है। जय श्री राम के नारे अब बच्चे बच्चे बोलते हैं। आपसी संवाद और अभिवादन में भी आपने ये बातें सुनी होगी। प्रभु श्री राम का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, खासकर भारत जैसा देश जिसके विभाजन की पहली शर्त धर्म और मजहब के आधार पर हुई थी। लेकिन आजादी के बाद जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ और कुछ खास इलाकों को संरक्षित किया गया, ऐसे ही एक इलाका कर्नाटक के बेंगलुरु में है जिसे लेकर जस्टिस श्री चंदा का एक बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल
वायरल हुआ। इस बयान के विरुद्ध सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तीखी टिप्पणी करते हुए किसी भी समुदाय पर कमेंट करने पर लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। दरअसल जस्टिस श्रीचंदा ने बेंगलुरु के एक इलाके को साफ तौर पर पाकिस्तान जैसा बता दिया था। Because the Mysore Right flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. This is the reality. पढ़े लिखे विद्वान अनुभवी हाई कोर्ट के जस्टिस आखिर अपने ही देश के किसी इलाके को पाकिस्तान जैसा क्यों बताएंगे, इस पर हमें गौर करना चाहिए। आखिर क्या मजबूरी और क्या व्यवहार उन्होंने देखा होगा जो उन्हें बेंगलोर जैसे एक संपन्न और मॉडर्न सिटी के बारे में पाकिस्तान वाली बात करनी पड़ी हो। किसी इलाके को उन्होंने पाकिस्तान बताया है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। वो अलग बात है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर आपत्ति की और जस्टिस महोदय ने माफी भी मांग ली। माफी मांगना उनकी मजबूरी रही होगी। इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। बदले हालात में आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, हमारे मजिस्ट्रेट ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको गूगल करना होगा, गजवा हिंद के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस बारे में मैं कुछ आगे के वीडियो में कुछ बड़े खुलासे करूंगा। लैंड जिहाद से जुड़ी हुई मेरी कुछ और वीडियो आने वाली है जिसे पूरी दुनिया को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से साजिश चल रही है, किस तरह से कुछ लोग सरकारी जमीन पर और खासकर गरीबों के हक में डाका डाल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।